नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नया है साल, नया है हमारा ईयर 2026 और नया है बहुत कुछ डीआरएस इनसाइट्स पर। जी हाँ, डीआरएस इनसाइट्स का आज का शो होने जा रहा है बेहद खास। बेहद खास किस लिए? क्योंकि डीआरएस इनसाइट्स आपके लिए आज लेकर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के मिस्टर अंशुल जैन। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर मिस्टर प्रदीप हल्लर। प्रदीप जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। जनवरी की अगर हम बात करें 2026 की, तो आपके टॉपिक्स कौन से रहेंगे? दी मैं नॉट एग्जैक्टली जनवरी, ये जब ब्रेकआउट दे दे, जनवरी में दे दे तो अच्छा। जनवरी में चल जाएगा, फरवरी में दे तो फरवरी में चलेगा। अवंती फीड में लगभग 2018 से लेके अभी तक 2025 निकल गया है। 7 साल का पूरा बेस बना हुआ है। जैसे ही हम्म। 881 रुपये निकला, अवंती फीड हम्म। में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट बनेगा 1200 रुपये तक के लिए। ब्रेकआउट 50% ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो बिना स्टॉप लॉस, बिना राइट पोजीशन साइजिंग के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी ब्रेकआउट प्ले नहीं करना है, कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो। तो हम्म। स्टॉप लॉस जरूर लगेगा इसमें। स्टॉप लॉस फिलहाल आपका आएगा 780 रुपये का। जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद लेना है, प्रिएम्प्टिव नहीं लेना है। 880 890 का जब ब्रेकआउट आ जाए तो 780 के स्टॉप लॉस से बाई कर लीजिएगा। ये स्टॉक हो सकता है जो अगर चला तो पूरे साल आपको लंबा पैसा दे सकता है, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो। दूसरा स्टॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जेएसएल। यहाँ भी बड़ा ब्रेकआउट है, 844 के ऊपर टिकने लगता है तो ये भी करीब करीब 1100 से 1200 रुपये दे देगा। तो मैं मेटल सेक्टर के बाहर एक अवंती फीड है जिसपे थोड़ा सा बेट कर रहा हूँ। चला तो बहुत बढ़िया पैसा देगा। देखिए, टाटा स्टील में कप एंडल पैटर्न बना है और 178 के ब्रेकआउट की हम बार बार बात कर रहे थे, आज गैप के साथ निकला है। मेरी हम्म। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ये न्यूज बेस्ड कैप है, ये ओके। कोई अर्निंग्स या ऐसा ट्रिगर नहीं है जो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करे। बस ये एक ही प्रॉब्लम है मेरी। और वॉल्यूम ठीक था, बाकी सब चीजें ठीक थी, तो थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ। बट इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले नीचे आके फिर ऊपर जाएगा या यहीं से ऊपर जाएगा। इन दी एंड जब 224 और 240 पहुंच जाएगा तो फर्क इससे पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में है वो 180 का है, 174 का है, 76 का है या 152 का है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि हाँ, जब 224 240 हो गया तो आपके पास है। एक स्टॉक है जेएसएल। हम्म। इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा कप एंडल पैटर्न, जिसका ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आते आते रह गया 844 के ऊपर। आज की कैंडल थोड़ी सी वीक है, बट ये 2 दिन के वॉल्यूम चेक कर लीजिए, अच्छे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे। प्रोबेबली अगर ये ब्रेकआउट वर्क करता है, स्टॉप लॉस आपका 773 के आसपास रहेगा, और ब्रेकआउट वर्क किया तो पहला ही टारगेट आपका 1000 रुपये का बनेगा। और अगर उसके ऊपर टिकने लगा, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि टिकेगा, उस हिसाब से टारगेट निकालेंगे तो 1150 से 1200 के बीच में आता है। ऑन एन एवरेज 1150 पकड़ लीजिए, 1100 से 1200 के बीच का टारगेट बनता है। हम्म। मान लीजिए कि अगर एक बार इनिशियली यहाँ पे इस तरीके से फील्ड ब्रेकआउट भी बनाता है तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर ये पहले नीचे आके सेकंड अटेम्प्ट जाता है तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं 100 क्वांटिटी प्ले कर रहा हूँ तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं प्रोबेबली 200 या 300 क्वांटिटी प्ले करूंगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी में एक स्टॉक आप जोड़ लीजिए, एनएमडीसी। इस पे भी हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था। बिल्कुल। अगर वीकली पे देखेंगे, बढ़िया पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और स्ट्रक्चर का ये ब्रेकआउट मैंने शायद आपके चैनल पे बताया भी था कि हाँ 78 के जी। अराउंड ब्रेकआउट आया है। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई का रहेगा। ऑल टाइम हाई है इसका 90 रुपये 36 पैसे, और ओवरऑल इस ब्रेकआउट का टारगेट 110 रुपये है। लार्ज कैप आईटी में अगर हम बात करें, कौन से ऐसे स्टॉक्स या शेयर्स हैं जिन पर आप नजर रखेंगे अभी? देखिए, इन्फोसिस तीसरा टारगेट कंप्लीट करके आया है 1694 का, तो इवेंचुअली इसके ऊपर निकलेगा जब नेक्स्ट राउंड। अभी तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगेन बाई ऑन डिप आप पूछेंगे कहाँ तक, तो जी। प्रोबेबली एक टेंटेटिव एरिया ये 10 20 50 डे मूविंग एवरेज का आता है 1555। बट जहां भी बुलिश रिएक्शन मिलेगा वहां से मैं वापस से बाई करूंगा। हम्म। टारगेट मेरा 1960 रुपये रहेगा, ऑल टाइम हाई का। और इसके अलावा
LTIM। LTIM का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन पूरी है। और बेहतरीन चीज जो है हाँ इस जी। पूरे में, इस लो को और इस लो के नीचे पूरा यहाँ पे स्वीप बनाया है और उसके बाद चला है राइट साइड में। ये पैटर्न का ब्रेकआउट था जिसका टारगेट ऑलमोस्ट टेस्टेड है, और ये टारगेट नेकलाइन भी है बड़े पैटर्न की। तो मंथली चार्ट पे अच्छा डेवलप हो रहा है। 7,650 प्रिसाइसली, 7,600 नहीं, 6,470, 6,470 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा स्टॉक लगभग लगभग एक रेजिस्टेंस 7,000 के पास आएगा, बट 9,000 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है हमको। ओके प्रदीप जी, अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर एक मोटा मोटा सेक्टर वाइज, तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि आप कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको आने वाले न्यू ईयर 2026 में? देखिए, सेक्टर तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास सेक्टर है वो मुझे निफ्टी मेटल इंडेक्स लग रहा है। अगर हम ओके। निफ्टी मेटल इंडेक्स देखेंगे, आज का भी क्लोजिंग आया ऑलमोस्ट 10,789 के आसपास। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें और तेजी कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम चार्ट में भी जाके देखते हैं, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, इनफैक्ट मंथली चार्ट में, तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ब्रेकआउट लगाया था। सो मुझे लगता ओके। है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी भी जो है, जितना हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के कमोडिटी का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन पूरा 2026 का अगर मैं एक ओवरऑल व्यू मैं देना पसंद करूंगा, तो निफ्टी मेटल अभी भी करेंट जोन से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20 to 25% रैली होना ओवरऑल निफ्टी ओके। मेटल इंडेक्स बाकी है। और इसी निफ्टी मेटल इंडेक्स में से एक स्टॉक रहेगा, वो रहेगा टाटा स्टील। टाटा टाटा, स्टील आप कह रहे हैं? यस, टाटा स्टील का चार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है। और रिसेंटली हम देखेंगे एक डबल प्रदीप जी, टॉप आप क्या चार्ट। स्क्रीन शेयर कर पाएंगे अपनी चार्ट, अगर हम देखना चाहें? अभी तो सेटअप नहीं है तो शेयर हो नहीं ओके, पाएगा। कोई बात फिलहाल नहीं। मैं अलग डिस्प्ले में देख रहा हूँ, मेरा जी जी। कैमरा सेटअप है। ठीक है। ओके। ओके। सो अगर हम चार्ट में देखेंगे, तो चार्ट में मोटा मोटा टाटा स्टील ऑलमोस्ट 172 के आसपास का क्लोजिंग आया है। जी। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि एक बार 220 225 तक एटलीस्ट जाने के लिए रेडी हो सकता है। और करेंट जोन से अच्छा खासा बाइंग भी आया है, रिसेंटली थोड़ा बहुत नीचे आया था 154 156 के आसपास। और हमें लग रहा है कि करेंट जोन से भी जो सपोर्ट लिया था 155, यहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल एक साल का व्यू है, 2026 में ही आप होल्ड करना हम्म। चाहते हो, तो थोड़ा और लंबा स्टॉप लॉस होगा। मतलब शॉर्ट टर्म वालों के लिए 155 156, और थोड़ा हम्म। अगर आप लंबा होल्ड करना चाहते हो, इज लाइक 7 to 8 मंथ्स, एटलीस्ट एक साल, तो हम्म। आपके लिए स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 145 के आसपास। तो 145 विल बी स्टॉप लॉस, बने रहिए। करेंट जोन से भी बाई करके आप जा सकते हो। ओके। आपको 240 to 50 तक एटलीस्ट करेंट ओके। जोन से आपको मिलेंगे। ओके। और सेकंड और एक स्टॉक रहेगा। तो प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि इसमें एंट्री अभी करी जा सकती है, और आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के स्टॉप लॉस आपने दे दिए। आप सेकंड आप स्टॉक बताने वाले थे इस सेक्टर में, निफ्टी मेटल इंडेक्स में? देखिए, मुझे नैल्को का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके। नेशनल एल्यूमिनियम एंड कहीं ना कहीं मेटल, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का ओवरऑल एक प्राइस सिग्निफिकेंट यहाँ पे बाइंग हो रहा है, डिमांड आ रहा है इस प्राइजेस में। सो मुझे लगता है कि अभी भी ये उतना भागा नहीं है। और अभी ऑलमोस्ट 300 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट जोन जो कि 263 268 के आसपास है, फिर से आपको रिटेस्ट आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने में रिटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हम्म। होने के बाद हमने देखा आफ्टर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पे भी आता है। सो इसका जो लेवल रहेगा वो 265 268, इस जोन पे आपको एकोमुलेशन करना है, फ्रेश बाय करके जाना है। और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 225 में मेंटेन करना है। और अगेन आपको स्टॉक 340 एंड 400 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो बाइंग जो रेंज रहेगा हम्म। वो रहेगा 265 268 270 पे भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन ओके। करेंट जोन से नहीं। इट विल टेक सम टाइम, आपको थोड़ा अवॉइड करना है। ओके, आप कह रहे हैं थोड़ा वक्त वेट करके
और 265 टू 70 के बीच में इसकी परचेज या एंट्री करी जा सकती है नैल्को में, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप कह रहे हैं। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में आपने बताया टाटा स्टील और नैल्को। आप नैल्को इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर है मेटल इंडेक्स में? देखिए, एक काउंटर है, कंपनी का नाम रहेगा कोफोर्स। कोफोर्स लिमिटेड यस, अभी 1683 के आसपास है, रिसेंटली देखेंगे तो कोफोर्स अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। नीचे ज्यादा जगह बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम और थोड़ा नीचे ये सोच के ही चलते कि नहीं और नीचे पॉसिबल होगा, वो रेंज रहेगा ऑलमोस्ट 1548 1550। मतलब आप करेंट जोन से इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑफ 1 लाख, सपोज मैं एक हम्म, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप 40-50 थाउजेंड ना आप करेंट जोन से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, बाकी का अभी आपको नहीं करना है। कभी भी अगर 1610-15 के आसपास आपको मिलता है, देन यू शुड इन्वेस्ट, बाकी का आप इन्वेस्ट कीजिए। आपको स्टैगर मैनर पे इन्वेस्ट करना है, और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 1530 के आसपास मेंटेन करना है, और 1548 1560 तक आपको इजीली नीचे देखने को मिल सकता है। ये एक आपका इन्वेस्टमेंट व्यू हो गया। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से करेक्शंस भी अच्छा खासा हो चुका है, सो आई डोंट थिंक इसके नीचे स्टॉक जाने वाला है। एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन होगा कोफोर्स के लिए। ओके। कोफोर्ज आप कह रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस भी बता दिया, आपने ये भी कहा कि स्टैगर्ड मैनर में इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब आईटी की बात हो रही तो कोफोर्ज के अलावा कोई और स्टॉक है? देखिए, अब इंफोसिस का बात भी हमने बहुत टाइम किया है। ऑब्वियसली हम्म, टीसीएस इंफोसिस तो फेवरेट काउंटर ऑल टाइम है ही, लेकिन इंफोसिस का चार्ट अभी अब अगर हम देखते हैं 1644 के आसपास का प्राइस चल रहा है। हमें लग रहा है कि 1550 और 1500 एक अच्छा खासा जोन है। मतलब मैं ये प्रिडिक्शन करके चल रहा हूँ, नेक्स्ट कभी भी अगर इन्फोसिस में भी थोड़ा बहुत डीप मिलता है, उस हाँ, डीप में आपको एक्यूमुलेशन करके चलना है। उसमें रिस्क ज्यादा होगा ही नहीं आपके लिए, और आप 1 1.5 2 साल अच्छे से पेशेंस के साथ आप बने रह सकते हो। तो मुझे लगता है कि उस केस में आपको एटलीस्ट 1950 एंड 2000 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल, फर्स्ट स्टॉक हो गया कोफोर्ड, सेकेंड स्टॉक में लगता है कि इंफोसिस बिल्कुल। आपका रडार पे रखना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा पसंदीदा स्टॉक ऑलमोस्ट फुल फुल ईआरसी रहा है, एचएल एंड बीएल रहा है, हिंदुस्तान हाँ जी। एरोनॉटिक। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा वैल्यू जोन पे है। आप यहाँ से भी मुझे लगता है कि इजीली आपको 5500 6000 आपको प्राइस इजीली आपको मिलेंगे। एंड सेकंड स्टॉक रहेगा बीएल, जो कि रहता ही है ऑलवेज फेवरेट। आपको 500 एंड 550 तक आपको आते हुए दिखेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत प्राइवेट में जाना चाहते हो तो कोचिन शिपयार्ड एंड पारास डिफेंस दोनों स्टॉक ही अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में इसका वेटेज आपने 40%, इसको इस बात को सुन के आपने 40% हाँ, कर दिया। वो नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो का 7 to 8% आपको करना चाहिए, आपको वेटेज रखना चाहिए। आप सोचिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 7 to 8% अगर आपका डिफेंस में होता है, उसके बाद भी मैंने जो अभी 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 आपको मैंने अभी बताया कि आपका एक टॉप में जाके आपको बेचना है, उससे पहले बेचना नहीं है, रिस्क ही खत्म हो गया मार्केट से आपका। सो हाँ। अगर आपका थॉट ऐसा है, तब जाके आप मार्केट पे पैसा बना सकते हो। अदरवाइज डेली आप ढूंढते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वेल, डिफेंस को लेकर 2026 के लिए प्रदीप जी ने ही बता दिया आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या परसेंटेज वाइज आपको करना है, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है स्टैगर्ड मैनर में, एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो का परसेंटेज भी डिस्कस कर लिया, और तो और बता भी दिए कौन से स्टॉक्स उनके हिसाब से सही चलने वाले हैं। वेल, मास्टर ट्रस्ट की ये एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट जो कि आप देख रहे हैं सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स पर, हम कह सकते हैं 2026 के धुरंधर स्टॉक्स। तो रवि जी, शुरू किया जाए हमारे दर्शकों को बताना। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि आजकल हर चीज धुरंधर हो रही है, तो फिर बिल्कुल। धुरंधर रिटर्न पाना है, धुरंधर लाइफ जीनी है, या फिर धुरंधर रहना है अपनी फील्ड में, तो फिर एक जरूरी है आपके एक 90 तुले एक पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, और जिससे कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सके। और आज के इस रिपोर्ट को बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिससे कि रिपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रिवील हो सकें। तो जो हमारी ये रिपोर्ट है, ये मास्टर ट्रस्ट के थ्रू हम लोगों ने ये रिलीज करी है। और आप देख पा रहे हैं, इसका जो पहला स्टॉक है वो है लार्सन। अब हम लोगों ने इस तरीके से 10 स्टॉक को स्कैन किया है, और 10 स्टॉक जो है वो पोर्टफोलियो से ढूंढ कर निकाले हैं, पूरी बास्केट से ढूंढ कर निकाले हैं। अब
की बात करें तो देखिए जी रवि जी, मैं यहाँ पे बस अपने दर्शकों को बता दूं कि ये तो पहला स्टॉक है, आने वाले हैं पूरे 10 स्टॉक्स। तो शो में आपको आखिर तक बने रहना है ये जानने के लिए कि आने वाले कौन कौन से स्टॉक्स होने वाले हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के बाद। तो रवि जी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसके इस स्टॉक को जब सेलेक्ट कर रहे थे तो इसके पीछे का वजह क्या है, रैशनल क्या कहते हैं और क्या है इसके टेक्निकल चार्ट। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जो अभी आप करंट मार्केट प्राइस देख रहे हैं, हो सकता है आपको जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हो और कल मार्केट आपको ओपन हो तो थोड़ा सा 10 50 या 100 रुपए का गैप हो सकता है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता है। एंट्री के लिए आपको दो लेवल्स यूज करने हैं। पहला जो आज आपका कल जो आपका आप आजकल में जो प्राइसेस चल रहे हैं उन पे जी। पहली एंट्री करनी है। दूसरी एंट्री अगर आपको मौका मिलता है और कोई डिप आता है मार्केट में, कोई रिस्क आता है, तो आप 3750 से 3800 के बीच में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर नजर आएगा, लेकिन रिटर्न भी आपको उतने ही बड़े यहां पर मिलेंगे। फंडामेंटल फैक्टर को एक बार को अगर देखें तो इस इंडस्ट्री पी लगभग 18 का है। हालांकि इस स्टॉक का पी 34 के पास है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म पर ये अच्छा और आपको एक वैल्यू दे सकता है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप यहां पर इस चार्ट से क्लियरली आप समझ पा रहे हैं कि ये अपने सारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक नए हाई की तरफ बढ़ा है और नए हाई से अपर साइड का एक मोमेंटम ले सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो स्टॉक है वो है लार्सन, जो कि आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर होना चाहिए। तो अब धुरंधर स्टॉक्स की लिस्ट में दूसरा धुरंधर स्टॉक कौन सा है L&T के बाद? देखिए काफी मिक्स्ड पोर्टफोलियो है। अब इस है? मिक्स पोर्टफोलियो का मतलब है कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगले साल यानी कि हाँ। जो 26 से लेकर के जब हम 27 के दौर पे पहुंचेंगे तो कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर आपको रिटर्न देंगे, उसमें अगर आते हैं तो दूसरा जो है वो है हेल्थ केयर से। हेल्थ केयर से कौन सा अच्छा। स्टॉक है, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। अब इसके फंडामेंटल पॉइंट को डालिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। मार्केट कैप इसका काफी अच्छा है। 52 वीक हाई की भी बात करें तो लगभग 1105 का लेवल आपको देखने को मिला है। ईपीएस इस समय 13 का चल रहा है। पी वैल्यू की बात करें तो 66 की है, और जहां तक इंडस्ट्री पी की बात करें तो 53, यानी कि ये स्टॉक आपको थोड़ा सा अंडर वैल्यूड मिल रहा है। और इन लेवल्स पर अगर देखते हैं तो आपको काफी अच्छा अट्रैक्शन दिख सकता है। दूसरी तरफ अगर टेक्निकल चार्ट पर इस स्टॉक को यहां पर समझने की कोशिश करें तो आप एक चीज पाएंगे कि इस स्टॉक ने कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई है, हाँ। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, और एक टॉप बनाने के बाद एक करेक्शन, यानी कि जब भी कहते हाँ। नहीं कि अगर बहुत चीज कोई बढ़ जाए और उसके बाद थोड़ी नीचे मिल रही हो तो वो हाँ। अट्रैक्टिव होती है और वो स्मार्ट बाइंग कहलाती है। तो मुझे लगता है कि यहां पर टेक्निकली अगर लेवल्स देखें तो करंट लेवल आपके अट्रैक्शन के लिए काफी अच्छे हैं। 880 से 825 के बीच में जहां भी एंट्री मिलती है आप जरूर एंट्री करें। 700 का एक स्टॉप लॉस, 710 के 700 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 1100 से 1150 के आसपास, 1160 के टारगेट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को, जिसकी वजह से इसको कंसिडर किया है। अब रवि जी तीसरा स्टॉक मेरे ख्याल से बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और थर्ड स्टॉक जरूर जानना चाहेंगे कि भाई मास्टर ट्रस्ट की रिसर्च रिपोर्ट में क्या निकल के आया है। देखिए थर्ड स्टॉक भी जो है वो है फार्मा काउंटर से ही। अगर मैं यहाँ पर मैं आपको एक एक करके इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये समझे कि फार्मा काउंटर को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दिया गया है या ज्यादा बायसनेस दी गई है, ज्यादा वेटेज दिया गया है, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस अगले साल यानी 2027 तक देखें तो शायद ज्यादा अच्छी नजर आएगी, ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेटर होगा। उसमें आते हैं तो डॉक्टर पैथलैब सेकंड स्टॉक है। करंट लेवल के हिसाब से एंट्री बनती है। टारगेट की बात करें तो 1680 से 1800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल नंबर्स पर अगर जाते हैं तो एक अच्छा यहाँ पर 23,674 करोड़ के आसपास का करीब मार्केट कैप है, और 52 वीक हाई की बात करें तो वो लगभग 1751 रुपए आपको देखने को मिला है। जहां पर ईपीएस की बात करें तो 64 का ईपीएस है, पी रेशियो 44 का है, और साथ ही इंडस्ट्री पी भी देखे तो लगभग इसी के आसपास है, 36 के आसपास इंडस्ट्री पी चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि लगभग 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी है। अब टेक्निकल चार्ट पे अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि
इसमें बॉटम आउट हो रहा है मार्केट, कई अपने डिप को मारता है, उससे ऊपर का लो बनाता है और फिर एक नया हाई की तरफ बढ़ जाता है। इस समय अगर देखें तो यहाँ पर काफी हद तक चार्ट पैटर्न पे डबल बॉटम की इंफॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 200 डीएमए को भी अगर कंपैरिजन करें तो वो भी अट्रैक्टिव लेवल पर है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर है, तो आपको एक बाय के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट है। अब हम अगर उल्टी गिनती करें तो 10, 9, 8 and 7 remaining. So which is the now fourth stock for our DRS Insights viewers? देखिए, ये जो फोर्थ स्टॉक है वो सबके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा, और अगर अच्छा। नहीं होगा तो कभी ना कभी आपने ट्रेड किया होगा, लेकिन क्या इन लेवल्स पर वैल्यू दे रहा है, क्या इन लेवल से टारगेट निकल सकते हैं, उसकी बात करते हैं। और ये स्टॉक है यहाँ पर BEL। आपने बहुत ओ, क्वेश्चंस पूछे बी। हैं, आपने कितनी बार इसका डिस्कशन किया है। तो जो एंट्री लेवल बनती है वो करंट लेवल के हिसाब से 400, 362, ये लोवेस्ट लेवल है जो 362 है, लेकिन आप लोवेस्ट लेवल को इग्नोर करके करंट लेवल अच्छा। पर एंट्री करिए। टारगेट की बात करें तो यहां से 460 और 490, ये दो टारगेट आपको अचीव होते हुए अच्छा। नजर आएंगे। अब वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं। देखिए, आपको हो सकता है फंडामेंटल नंबर्स पर थोड़ा हायर साइड पर दिखाई दे, लेकिन हम्म। जो अभी का करेक्शन है उसकी वजह से एक अट्रैक्शन यहां पर बना है। और इस समय अगर पी रेशियो देखते हैं तो लगभग 53 का, 51 के आसपास का इंडस्ट्री पी, 61 का है, तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा नीचे मिल रहा है और ये इसीलिए अट्रैक्टिव हो रहा है। दूसरी तरफ टॉप की बात करें, चार्ट की बात करें, अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके चार्ट में हमेशा जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई देती, वीकनेस कम दिखाई देती। पैटर्न्स वाइज अगर देखें तो अपनी रेंज के हर बार बॉटम बनाने के बाद नया हाई बनाता है। मुझे लगता है ये एक सफिशिएंट रीजन है इस स्टॉक के एंट्री के लिए। तो BEL यहाँ पर दूसरा स्टॉक है जिसे कि आप आने वाले अगले साल के हिसाब से देखें तो 450 से ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। तो सारी रेंज टूटती हुई नजर आएगी, और स्टॉक आपके पास है तो भी बने रहना चाहिए, खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं और आगे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक फिर से आते हैं तो टोरेंट फार्मा। अब अच्छा। टोरेंट फार्मा की अगर बात की जाए तो आपसे मैंने कहा था ना कि कुछ चीजों का वेटेज हमने ज्यादा रखा है अकॉर्डिंग टू द हाँ। मार्केट कंडीशन, और डिफेंसिव भी रखना है, क्योंकि मैं जब ये रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो दिमाग में ये थॉट था कि चाहे छोटा रिटेलर ट्रेड करे या फिर बड़ा रिटेलर पोजीशन ले या फिर NRI या HNI क्लाइंट्स जो लेना चाहते हैं पोजीशन, वो इन बात उनके हिसाब से पोर्टफोलियो कंप्लीट हेज होना चाहिए और एक रिटेलर को भी एक HNI बनने का मौका मिलना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि उसके पीछे का रीजन ये है। अब टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। 4,000 रुपए के आसपास का स्टॉक है, मतलब 3,790 से 3,800 के आसपास स्टॉक चल रहा है, और 3,000 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बाय किया है। और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो करीब 4,600 से 4,800 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक बार फंडामेंटल नंबर्स पर तो खरा उतरा ही है, लेकिन चार्ट यहाँ पर अगर आप देख रही होंगी तो आप ये पाएंगी कि लगभग इसका चार्ट जो है वो एबव द मूविंग एवरेजेस चल रहा है, टॉप हाई की नेक्स्ट हाई की तरफ है, और 52 वीक ब्रेकआउट से भी आपको गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अट्रैक्टिव लेवल है जहां पर निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। डॉक्टर रवि, अब हम बढ़ सकते हैं रेस्ट 5 ऑफ द स्टॉक्स। कहते हैं 5 का पंच तो हो गए, अब अगले पंच की तैयारी हो जाए। तो बिल्कुल, देखिए, ये जो 5 पांडव अभी हमने तय किए हैं, अब इनकी हेल्प के से हम और 5 लोगों को और टीम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो स्टॉक है वो है दिग्गज लार्ज कैप का स्टॉक, उसका नाम है ICICI बैंक। अब ओके। ICICI बैंक का ने वैसे तो सरप्राइज किया है, काफी अच्छे हाँ। रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इन लेवल्स पर वापस से आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगा। 1,340 1,260 के बीच में आप इसको एकोमुलेट करिए, पीछे मत हटिएगा। टारगेट की बात करें तो आपको 1,600 तक के टारगेट बड़ी इजीली देखने को मिलेंगे। चार्ट भी आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यू हाई की तरफ मूव करता हुआ चार्ट, और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उससे ऊपर चल रहा हम्म। है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बेट हो सकता है। ओके, तो ये हो गई आईसीआईसीआई बैंक की बात। आईसीआईसीआई हमने अभी तक 6 स्टॉक्स पूरे डिस्कस कर लिए हैं, और अब नाउ वी आर कमिंग भाई। लेकिन रवि जी, अब हम अगले स्टॉक की तरफ मूव करने से पहले मैं सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि आप अगर हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे शोज में आते हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर आपको डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और मेंबरशिप का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन्ड है।
तो काइंडली गो देयर, आप मेंबरशिप लीजिए भाई, इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट, इतनी मेहनत हो रही है। आपके सवालों को भी हम जितनी तादाद में लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई और चैनल हम मैंने लेते हुए तो देखा नहीं है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप डीआरएस इनसाइट के मेंबर बन जाइए। वेल, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबर बनते हैं तो फिर आपको क्या है कि व्हाट्सएप के जरिए आपको मैसेज के थ्रू सपोर्ट भी मिलेगा। तो फिर डीआरएस सपोर्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मिलता है अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा ही। तो फिर आप उसकी जाके बेनिफिट्स देख सकते हैं डीआरएस इनसाइट्स के, और उसमें आप मेंबरशिप लेकर एक्सपर्ट्स की राय और सजेशंस का फायदा उठा सकते हैं। रवि जी, तो ये तो हो गई बात हमारे 6 स्टॉक्स की अभी तक, जो कि मास्टर्स ट्रस्ट डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। अब हम अगर 7 स्टॉक की बात कर लें तो वो क्या होगा? देखिए, सेवेंथ स्टॉक की अगर तरफ बढ़े तो मैंने बताया था काफी मिक्स्ड पोर्टफोलियो है, और ये है एपीएल अपोलो ट्यूब्स कंपनी। स्ट्रक्चर स्टील और ट्यूब दोनों पे ही डील करती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी का फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री का यूज है, डिमांड है, उसके हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1900 का है, और लगभग उसी के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मार्केट कैप 52,870 करोड़ का है। जहां तक पी की बात करें, इंडस्ट्री का पी लगभग सॉरी इंडस्ट्री का पी लगभग जो है वो 20 के आसपास है, लेकिन इसका खुद का पी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 50 का है, जो कि थोड़ा हायर साइड जरूर है, लेकिन ग्रोथ स्ट्रक्चर के दम पर इस स्टॉक ने ये परफॉर्मेंस और इस जगह को होल्ड किया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस स्टॉक ने कभी बड़े डिप नहीं मारे, छोटे मोटे डिप आपको देखने को मिले, लेकिन नए हाई की तरफ निकलता हुआ नजर आया है, और यही चार्ट यहाँ पर टेक्निकली बता रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज या 21 डे मूविंग एवरेज देखें तो उनसे प्राइसेस ऊपर रहे हैं, नीचे आने के चांसेस नहीं रहे हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल इस स्टॉक को करंट लेवल यानी 1880 से 1720 के बीच में खरीदा जा सकता है, 1500 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर। टारगेट की बात करें तो 2300 और 2400 के बीच के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर आगे जो है वो और बड़े टारगेट दे सकता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। रवि जी, अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? देखिए, जहां तक नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक को अगर मैं जब चूज कर रहा हूं तो हो सकता है बहुत से लोगों को लगे कि ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किया है। मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूं, लेकिन आपके सामने स्टॉक ओपन करता हूं, जो कि स्टॉक है भारती एयरटेल। अब इस समय अगर देखें तो सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर के बड़ी क्लियरिटी रखी है और विजन बहुत क्लियर है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपटीशन में दो ही कंपनियां इस समय नजर आ रही हैं, जियो और भारती एयरटेल। अब उसमें अगर देखें तो भारती एयरटेल का पलड़ा काफी भारी है, और इस स्टॉक ने आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ के साथ, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और करंट लेवल पर भी लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से ज्यादातर म्यूचुअल फंड या फिर फंड हाउसेस की बात करें तो उन्होंने इसको अपने पोर्टफोलियो पर भी रखा है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर काफी क्लियर है। ईपीएस 73 का है, पी रेशियो 31 का है, इंडस्ट्री पी देखते हैं तो 50 का है। तो ओवरऑल मार्केट कैप तो आप देख ही रहे हैं कि इस समय लार्ज कैप का ये स्टॉक है, दमदार। अब आते हैं कि क्या टारगेट देखने को मिलेंगे। 2000 से लेकर के 2100 के बीच में कहीं भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट की बात करें तो 2500 और 2600 के बीच के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, 1750 के स्टॉप लॉस से। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के साथ ही जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ है, जितनी स्पेकुलेटिव न्यूज आती है, उसका भी सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पर दिखेगा। चार्ट आप देखिए, यहां पर अगर आप नेहा जी चार्ट देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगी। क्लियर अप ट्रेंड ही रहा है इस स्टॉक में। प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन बहुत छोटी, बहुत हल्की, और जितनी प्रॉफिट बुकिंग आती है उसके बाद उसकी दुगनी स्पीड यहां पर देखने को मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से टेक्निकल चार्ट पर, चाहे आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को कंपाइल करें, 200 डी ईएमए को कंपाइल करें, स्टॉक हमेशा अपसाइड पर ही यहां पर बना रहा है। थोड़ा बहुत डिप अगर मारता भी है तो वो अग्रेशन बाद में बाइंग साइड पे देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। हो गए पूरे 8 स्टॉक्स कंप्लीट, अब बची है बस 2 की बारी। रवि जी, है हमारी पूरी तैयारी, अब उसके साथ हो जाए आखिरी के 2 स्टॉक्स भी।
जी देखिए, आखिरी के दो स्टॉक जो हैं वो भी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हैं, मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम है उसको देखते हुए हैं। तो अगला जो स्टॉक है वो है एआई इंजीनियरिंग। अब ये ओके। स्टॉक जब मैंने चूज किया तो मैं इस बात का ध्यान रख रहा था कि हम कोई भी ऐसा सेगमेंट चूज करें जिसमें कि अब आगे ग्रोथ स्ट्रक्चर और आगे हाँ, जो है वो फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर ज्यादा अच्छा हो। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो इस समय 3820 और 3400 के बीच में इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। टारगेट की बात करें तो 4800 से 4950 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो इसका अच्छा है, लेकिन उसके साथ में इसका टेक्निकल भी काफी अच्छा है, क्योंकि इस स्टॉक ने एक हाई बनाने के बाद एक अच्छा करेक्शन दिखाया और करेक्शन के बाद वापस से ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करता हुआ ऊपर निकल गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए एक मौका है और इन लेवल्स पर इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। तो इस स्टॉक में अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपको एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। मुझे लगता है एआई इंजीनियरिंग नवा वो स्टॉक है। ऑल राइट, तो ये हो गया 9 स्टॉक्स और बचा है अब बस एक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है रवि जी मास्टर ट्रस्ट और आपकी लिस्ट में, हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, जो अगला स्टॉक है वो है वो आपके पोर्टफोलियो में फिर से ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो आपके हाँ। पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा। अगर नहीं होगा तो आपने कभी ना कभी खरीदा होगा, होल्ड किया होगा, ऊपरी लेवल होंगे, नीचे के लेवल होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ये स्टॉक फंडामेंटल नंबर्स पर प्रॉफिट देता है। गवर्नमेंट की जिस हिसाब से नीड है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये एक भारत हैवी इलेक्ट्रिक काफी स्ट्रांग स्टॉक है। और इस समय अगर देखा जाए तो अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। जहां पर पी रेशियो की बात करें तो उसमें तो अपवर्ड मोमेंटम है ही है, लेकिन इंडस्ट्री ये वाली काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आई है। अब चार्ट पर अगर देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जिगजैग के बाद एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद नए हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एक बार अपसाइड का मोमेंटम में लगभग 350 रुपए तक के आंकड़े छू सकता है, जो कि अगर रिटर्न वाइज देखें तो करीब 30% से ज्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो करंट लेवल पर करनी है एंट्री, थोड़ा पेशेंसली बैठना पड़ेगा आपको, लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छे दे सकता है। तो यहां पर 10वां ये स्टॉक है जिसे कि आपको लेकर चलना है। ओके, तो ये हो गए पूरे हमारे 10 स्टॉक्स। मैं यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए रिपीट करना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे जो 10 स्टॉक्स हुए हैं, पहला है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो, दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर। वेल, मैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के एंट्री पॉइंट्स और टारगेट्स आपको फिर से बता दूं। एंट्री है 4000 और 3750 और 4040 के बीच, और टारगेट है 4800 टू 5100। फिर फोर्टिस हेल्थ केयर है, और फिर थर्ड स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। फोर्थ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, भारती एयरटेल, एआईए इंजीनियरिंग, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, और वेल दिस इज द लास्ट वन दैट वी हैड ऑन द लिस्ट। तो रवि जी, पूरे 10 स्टॉक्स हमारे हो गए आज के। और मास्टर ट्रस्ट और आपकी रिसर्च टीम ने, इतने सारे लोगों ने मिलकर ये रिसर्च करी और इन पूरे स्टॉक्स को हमारे दर्शकों तक लेकर आए, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग टू इट। कोई इंटरेस्टिंग बात इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट इस तरीके की रिलीज करते हैं या फिर जब कोई तैयारी होती है तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंशियली इसको रखना पड़ता है। दूसरी तरफ है कि लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, और इस रिपोर्ट को बनाते समय मैंने लोगों की एक्सपेक्टेशन को ही ध्यान रखा है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो एचएनआई कैटेगरी पर आए, लेकिन उसका पोर्टफोलियो इस तरीके का होना चाहिए कि वो भी ये शो करे कि वो एचएनआई का जो एक तरीके का पोर्टफोलियो होता है जिससे एक बड़े रिटर्न्स की संभावना बनती है और एक बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये सारे फोकस में यहाँ पर रखा गया है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये स्टॉक्स चूज किए। और देखिए, इंटरेस्टिंग केस तो बहुत होते हैं जब ऐसी रिपोर्ट जी। तैयार होती है, लास्ट मोमेंट पर होता है तो बहुत से लोग टीम में ऐसे भी होते हैं जो परेशान होते हैं कि शायद न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो
ये मेहनत करते हैं कि नहीं, जो एक रिसर्च रिपोर्ट जानी चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन उसको पूरा करना चाहिए, तो काफी इफ एंड बट इधर उधर होने के बाद जो एक सॉलिड रिसर्च हमारी जो जिस हिसाब से है और जिस चीज के लिए मास्टर ट्रस्ट जाना जाता है, और इसीलिए आपने जो मेंशन किया था 40 साल से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है और अभी भी मार्केट पर डटे खड़े और एक विश्वास के साथ चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट अब आम अब लोगों को यहाँ पर मिलना शुरू होगा। वेल, डॉक्टर रवि सिंह और मास्टर ट्रस्ट का यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि 2026 के धुरंधर स्टॉक्स डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। रवि जी, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि जितने स्टॉक्स उतनी अच्छी वैल्यू, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरा 10 का दम मास्टर ट्रस्ट लेकर आए हैं डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर। रवि जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जिन भी हमने स्टॉक्स की चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, लेकिन कंपनियों की तरफ से क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। Thank you so much for coming on DRS Insights today, and thank you to all our viewers for being part of this show. Namaskar.